नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के 10 साल के सफ़र के बारे में। ये एक ऐसी पहल थी जिसने भारत को पूरी तरह बदलने का वादा किया था। तो सवाल ये है कि क्या वो वादा पूरा हुआ? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कोई भी देश दुनिया की फैक्ट्री बनता कैसे है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब मेक इन इंडिया पहल ढूंढ रही है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये एक देश के पूरे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। तो जरा इस बदलाव के स्केल को देखिए। 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता था, पॉलिसी पैरालिसिस। मतलब जहां बड़े फैसले बस अटके पड़े थे। और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। ये वाकई एक जबरदस्त छलांग है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तारीख थी 25 सितंबर 2014। देश की आर्थिक रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी और तभी इस बड़ी पहल का ऐलान किया गया। मकसद सिर्फ एक, भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। लक्ष्य एकदम साफ था कि देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना है और इसके साथ साथ 10 करोड़ नई नौकरियां भी बनानी हैं। अब इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी चाहिए थी, जो 4 पिलर्स पर टिकी थी। पहला, प्रोसेस को आसान बनाना। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। तीसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए नए सेक्टर्स को खोलना। और चौथा, सरकार की सोच बदलना, उसे एक रेगुलेटर से ज़्यादा एक फैसिलिटेटर यानी मददगार बनाना। यही वो नींव थी जिस पर यह पूरी इमारत बननी थी। लेकिन देखिए, कोई भी बड़ी योजना हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। वक्त के साथ उसे बदलना पड़ता है। मेक इन इंडिया के साथ भी ठीक यही हुआ। चलिए देखते हैं कि पिछले एक दशक में इस सफर ने कैसे कैसे गियर बदले। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो इवोल्यूशन है वो बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत में सारा जोर इस बात पर था कि भारत में बिजनेस करना आसान हो। फिर आया पीएलआई स्कीम का दौर, जिसने कंपनियों को भारत में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए सीधे सीधे इंसेंटिव दिए। और अब हमारा लक्ष्य हाईटेक सेक्टर में दुनिया को लीड करना है। तो इन सारी रणनीतियों का जमीन पर असर क्या हुआ? कुछ सेक्टर्स में तो जो नतीजे आए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। चलिए कुछ सबसे बड़ी सफलताओं पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, एक वक्त था जब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस का सामान खरीदता था। और आज हम 85 से भी ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहे हैं। ये एक अविश्वसनीय टर्न अराउंड है। और ये कहानी सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए। फार्मा सेक्टर में दुनिया की आधी वैक्सीन की जरूरत भारत पूरी करता है। और ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि इस पहल का असर कितना गहरा और कितना बड़ा रहा है। लेकिन हर बड़ी कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती है। इतनी कामयाबियों के बावजूद आगे का रास्ता आसान नहीं है। कुछ ऐसी बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे सामने 3 बड़े रोड ब्लॉक हैं। पहला, जमीन का अधिग्रहण। फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन हासिल करने में बहुत ज्यादा देरी होती है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ऊंची लागत। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है स्किल गैप, खासकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल्ड लोगों की भारी कमी। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये आंकड़ा उसे बिल्कुल साफ कर देता है। आप सोचिए, जब आपकी 1/3 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स सिर्फ जमीनी झगड़ों की वजह से अटके हों, तो देश के विकास की रफ्तार पर कितना बड़ा ब्रेक लग जाता है। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच अब मेक इन इंडिया 2.0 एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। अब लक्ष्य सिर्फ चीजें बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स में ग्लोबल लीडर बनना है। और इसी बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक फोकस प्रोग्राम बनाया गया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या ISM। इसका एक ही मकसद है, सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को एक बड़ी ताकत के तौर पर खड़ा करना। भारत इस लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप हासिल करने की योजना बना रहा है। पहला फेज है चिप असेंबली में मास्टरी हासिल करना, जिसके प्लांट गुजरात और असम में लग रहे हैं। और इसके बाद आएगा दूसरा और सबसे मुश्किल कदम, अपनी खुद की एडवांस्ड फैब फैसिलिटीज बनाना, जहां असल में चिप्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाएगा।
इन सभी चुनौतियों और बड़े-बड़े लक्ष्यों के बावजूद इकोनॉमी की रफ्तार अभी भी काफ़ी मजबूत दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीवीए ग्रोथ हाल ही में 9.13% रही है। ये दिखाता है कि हम सही दिशा में तो बढ़ रहे हैं। हाँ, वो 25% जीडीपी का लक्ष्य शायद अभी थोड़ा दूर है, लेकिन सफ़र पूरे जोरों पर है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है। एक तरफ हैं ग्लोबल एम्बिशंस, दुनिया पर छा जाने के सपने, और दूसरी तरफ हैं हमारी अपनी घरेलू रुकावटें। क्या भारत इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाकर दुनिया का अगला टेक पावर हाउस बन पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।